नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश में करोड़ों अरबों का एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसके खुलासे से जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। यह घोटाला जीएसटी के नाम किया गया है और गैंग ने मिलकर लोगों को बड़े शातिर तरीके से लूटा है। इसी बीच देश के सबसे बड़े करोड़ों अरबों के शिक्षक भर्ती घोटाले में भी फिर से चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। और तो और पशु तस्करी केस में ऐसा एक्शन लिया गया है कि ममता बनर्जी के पसीने छूट गए हैं। वहीं लगातार सामने आ रहे घोटाले की खबरों को लेकर मोदी सरकार भी सतर्क हो गई है। घोटालेबाजों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने भी कई तगड़े फैसले ले लिए हैं, जिससे इस मामले में अब कई सवाल सुलग रहे हैं। राजस्थान में कैसे हुआ अरबों का जीएसटी घोटाला? घोटालेबाजों के खुलासे से क्यों हैरान हुए अधिकारी? बंगाल के शिक्षक घोटाले में क्या नया खुलासा हुआ? भ्रष्टाचारियों पर मोदी सरकार क्या एक्शन लेगी? इन सवालों ने भ्रष्टाचारियों के मन में दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि मोदी सरकार अब जो एक्शन लेगी उससे तो भ्रष्टाचार के साथ साथ भ्रष्टाचारियों का दी एंड तय है। तो सबसे पहले राजस्थान के जीएसटी घोटाले पर बात करते हैं। दरअसल जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने एक शातिर जीएसटी घोटाले के आरोपी प्रवीण जांगीर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रवीण जांगीर फर्जी कंपनी से फर्जी बिलों के जरिए जीएसटी के नाम पर लोगों से ठगी करने का मास्टरमाइंड है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1000 करोड़ का कारोबार बताकर 1 अरब का जीएसटी घोटाला किया था। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने खुलासा करते हुए बताया कि 10 मार्च 2022 को कोर्ट के आदेश पर पीड़ित राम अवतार मीणा की शिकायत दर्ज की गई थी। मीणा ने बताया कि उसकी मेसर्स मीणा स्टील नाम से फर्म है। आरोपी ने फर्म से माल खरीदकर टैक्स का भुगतान किया और तगड़े लेवल पर जीएसटी भुगतान में ही फेरा फेरी कर ली। दरअसल खरीदे गए सामान के संबंध में आरोपी मेसर्स प्रेरणा सेल्स को शिकायतकर्ता के जरिए भुगतान किए गए सीजीएसटी एसजीएसटी को जीएसटी पोर्टल की रिपोर्ट में वेरीफाइड किया गया था। इससे पहले सीजीएसटी से संबंधित राशि जीएसटी इनपुट को जीएसटी पोर्टल पर दोहराने के बाद ही माल की प्राप्ति से संबंधित एसजीएसटी का भुगतान किया जाता था। राजेंद्र कुमार जैन अधीक्षक जीएसटी कार्यालय से शिकायतकर्ता के संज्ञान में आया कि आरोपी फर्म मेसर्स प्रेरणा सेल्स कॉर्पोरेशन प्रोपराइटर देवाराम ने शिकायतकर्ता की फर्म से सीजीएसटी एसजीएसटी का भुगतान प्राप्त किया था, लेकिन राशि का भुगतान संबंधित विभाग को जानबूझकर नहीं किया गया, जिस पर आरोपी देवाराम ने खुद प्रेरणा सेल्स कॉर्पोरेशन फर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन और विवादित फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरोपी कैलाश बेनीवाल प्रवीण जांगीर को अपना आईडी और फोटो दिया था। आरोपी देवाराम को इसकी पूरी जानकारी थी। आरोपी देवाराम ने अन्य आरोपी कैलाश बेनीवाल और प्रवीण जांगीर के साथ विवादित फर्म का लेन देन किया और खुद एक्सिस बैंक में बैंक खाता खोलने के फॉर्म, इंटरनेट बैंकिंग फॉर्म, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। जमा करके विवादित फर्म के लिए एक्सिस बैंक में एक खाता खोला गया था, जिससे इन लोगों की चोरी पकड़ी गई। इसी बीच जांच एजेंसी ने सख्त एक्शन लेते हुए दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। खैर, अभी इस केस में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आगे घोटाले की रकम और ज्यादा बढ़ सकती है। तो एक तरफ राजस्थान के इस जीएसटी घोटाले ने सबको चौंका दिया, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा हो गया है, जिससे इस बार ममता के चहेते विधायक माणिक भट्टाचार्य पर गाज गिर रही है, क्योंकि ईडी ने माणिक की गिरफ्तारी के 60 दिनों के पूरा होने से पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी चार्जशीट और सहायक दस्तावेजों के साथ एक ट्रंक में अदालत में पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक करीब 160 पन्नों की चार्जशीट में दिए गए तथ्यों से संबंधित ट्रंक में करीब 5287 पन्नों के दस्तावेज रखे थे। चार्जशीट में विधायक माणिक के अलावा उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य, बेटा शौभिक भट्टाचार्य, विधायक का करीबी माने जाने वाले व्यवसायी तापस मंडल के नाम आरोपियों की लिस्ट में है। इसके अलावा तापस मंडल के 2 संस्थानों के नाम भी चार्जशीट में आरोपियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में माणिक भट्टाचार्य पर रिश्वत के बदले नौकरी की सिफारिश देने का आरोप है। सूत्रों की माने तो ईडी की चार्जशीट में माणिक और उनके परिजनों की संपदा से जुड़े कई दस्तावेजों की जानकारी है।
61 बैंक खातों का जिक्र भी चार्जशीट में किया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक करीब 7 करोड़ 9 लाख की संपत्ति अटैच की है। हालांकि इस मामले में 29 करोड़ की संपत्ति होने की बात भी सामने आई है। दूसरी तरफ चार्जशीट में 60 लोगों के बयान से संबंधित दस्तावेज भी हैं। ईडी की ओर से यह भी बताया गया है कि साल 2018 से 2021 तक 3 शिक्षा सत्रों में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट के लिए करीब 600 निजी बीएड और डीएलएड कॉलेजों में ऑफलाइन दाखिले के लिए हर छात्र से करीब 5,000 रुपए लिए गए थे। इस तरह करीब 20 करोड़ 73 लाख की राशि छात्रों से ली गई, यानी बड़े लेवल पर अयोग्य लोगों को नौकरी दिलाने के लिए पैसों की वसूली की गई। ममता के नेताओं ने अपने तिजोरी भरी और योग्य लोगों की जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया। घोटालेबाजी का खुला खेल बंगाल में खेला गया, लेकिन ममता कहती है उन्हें इस घोटाले की कानो कान खबर नहीं। ये सब ममता की जांच एजेंसियों के जाल से बचने की नौटंकी है, लेकिन जांच एजेंसी के सामने बैठने का वक्त अब ममता का आ गया है। जल्द इस केस में जांच की आंच ममता तक पहुंचने वाली है और टीएमसी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि ईडी ने चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे टीएमसी के कई और नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। वहीं ईडी की चार्जशीट सामने आने के बाद माणिक फूट फूट कर रोने लगे हैं। ईडी की चार्जशीट में अपनी पत्नी और बेटे का नाम शामिल किए जाने के बाद माणिक लगभग टूटते दिखे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मार डालो, लेकिन मेरी पत्नी और बेटे को कुछ नहीं करो। दूसरी तरफ अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके करीबी और व्यवसायी तापस मंडल के जरिए निजी बीएड और डीएलएड कॉलेजों में ऑफलाइन प्रवेश के नाम पर अवैध तरीके से लिए गए रुपए का लाभ माणिक को मिला है। उनके और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी को अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। ईडी ने दावा किया है कि माणिक प्रभावशाली हैं और उन्हें अगर जमानत मिली तो जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद ही माणिक के वकील ने कहा कि अगर माणिक प्रभावशाली होते तो क्या करीब 57 दिनों से जेल में रहते, यानी कि बचाव के लिए कोर्ट में इमोशनल कार्ड भी खेला गया। वहीं यह आरोप भी लगाया गया कि माणिक सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें हिरासत में ही रखना चाहती है, जबकि माणिक ने जांच में पूरा सहयोग किया है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन ईडी उनकी जमानत के खिलाफ अड़ गई है और साफ कह दिया है कि अगर जमानत मिली तो केस में बड़ा खेला हो जाएगा। वैसे भी हाईकोर्ट के जज शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सख्ती दिखा चुके हैं। सीबीआई की जांच कर रही एसआईटी टीम को बदल चुके हैं, क्योंकि जज साहब को शक है कि इस केस में कई बड़ी मछलियां शामिल हैं जो जाल से बाहर हैं। उन्हें पकड़ना बेहद जरूरी है, वरना इस घोटाले के कई बड़े राज छुपे रह जाएंगे। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट के जज ने सीबीआई को एक्शन की खुली छूट दे दी है। वैसे भी कुछ दिन पहले इस केस में जज के सामने बंगाल के शिक्षा सचिव ने खुलासा किया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अयोग्य लोगों के लिए सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ था और ये प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि वर्तमान शिक्षा मंत्री बसु ने पास किया था। शिक्षक सचिव इस खुलासे से हाईकोर्ट के जज आग बबूला हो गए थे और तुरंत सीबीआई को सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। और ऐसे में अब यह खुलासा होना कि माणिक ने भी घोटाले में भरपूर तरीके से अपनी जेब भरी थी, ये वाकई में चौंका देने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।